भारत देश की यदि बात करें और महाराष्ट्र की यदि बात करें खास तौर पर, तो एमआईएम ने अपनी बुनियादी जो जगह है वो बनानी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र और गुलबर्गा की यदि बात करें तो वहां पर एमआईएम ने दस्तक दे दी है। एमआईएम किस तरह से तैयारी कर रही है महाराष्ट्र की और गुलबर्गा की यदि बात करें तो वहां पर किस तरह से जो विधायक है वारिस पठान, उन्होंने दौरा किया था और किस तरह का वहां से रिस्पांस मिला, ये खुद हम उनसे जानते हैं। हमारे साथ वारिस पठान जी मौजूद है। वारिस जी, सबसे पहले क्या कहेंगे, पूना, सोलापुर, गुलबर्गा आप गए थे, वहां पर किस तरह का रिस्पांस एमआईएम को मिला और क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मजलिस और जमात की जो मोहब्बत लोगों के दिलों में है वो पूरे महाराष्ट्र के और कर्नाटका के लोगों ने देखी। यानी जो उत्साह है लोगों में कि नए जज्बे के साथ लोग जुड़े हुए हैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ, ये देखकर बड़ी खुशी हुई। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इसी तरह रहा तो हम पूरे महाराष्ट्र, पूरे कर्नाटका में छा जाएंगे। और इसका श्रेय जाता है हमारी पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को, क्योंकि उनकी मोहब्बत में, उनकी चाहत में, उनके काम को देखकर और जो आवाज बन के मजलूमों की, माइनॉरिटीज की, मुसलमानों की, दलितों की बन के उभरे देश भर में, उसका जीता जागता सबूत हमने पूना, शोलापुर, कर्नाटका, गुलबर्गा में देखा। इसके अलावा यदि वहां के लोगों की बात करें, पूना में आपने मुलाकात की लोगों से, सोलापुर में मुलाकात की, वो लोग भी कहीं ना कहीं, क्या आपको नहीं लगता है कि अब जो सरकार चल रही है उससे कहीं ना कहीं त्रस्त हो चुके हैं और एमआईएम में एक उम्मीद भरी नजरों से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल सही बात है कि पिछले वक्त भी जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी, 15 साल सत्ता में रहे और उन्होंने कुछ काम नहीं किया मुसलमानों के लिए और दलितों के लिए। और इस वक्त की जो सरकार है बीजेपी, इसका तो सबने देख ही लिया। आज भी पेपर में आया है कि 5 साल में इतना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था जितना अब हो चुका है। दिन दहाड़े दलितों और मुसलमानों को गांव के नाम पर गांव रक्षक मारते हैं, हत्या कर रहे हैं। तो कहीं पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल चल रहा है। तो ना कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार बराबर थी, ना जो प्रेसिडेंट सरकार है बीजेपी की ये बराबर है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर आज कोई पार्टी ऐसी है जो हमारी आवाज, हमारा डेवलपमेंट, हमारा विकास कर सकती है तो वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए ये करारा जवाब था जो लोग ये कह रहे थे कि एमआईएम बस यहीं तक सीमित रह जाएगी और एमआईएम इससे ज्यादा बढ़ नहीं पाएगी। लेकिन जिस तरह से आपको रिस्पांस मिल रहा है, चाहे बात की जाए पूना की, सोलापुर की, गुलबर्गा की या फिर महाराष्ट्र के अन्य इलाकों की यदि बात की जाए, हम पूरे महाराष्ट्र की बात करेंगे, वहां पर जिस तरह से रिस्पॉन्स एमआईएम को मिल रहा है और जिस तरह का रिस्पांस वारिस पठान को मिल रहा है, उस पे कहीं ना कहीं, क्या आपको नहीं लगता है कि जनता खुद उन्हें जवाब दे रही है जो इस तरह के सवाल खड़े करते थे कि एमआईएम यहीं तक सीमित रह जाएगी? देखिए, जो इस तरह की बातें करते थे ऑपोजिशन वाले, वो तो टोटल फेल हो चुके। टोटल फेलियर था कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार, उनकी वजह से बीजेपी सरकार आई। अब लोगों ने देखा कि बीजेपी भी फेल है, कांग्रेस भी फेल है। और जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का काम देखा लोगों ने कि हमने 2 साल में आकर, महाराष्ट्र में तो खैर पहले आए थे, हम नांदेड़ में आए, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील जीते, मुंबई से मैं जीता और एक माहौल बनता गया महाराष्ट्र। और माहौल ने, लोग जो है वो बेवकूफ नहीं है, काफी इंटेलिजेंट है पब्लिक। उन्होंने काम देखा और देखा कि ये आवाज है हमारी, ये मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़े वर्ग की आवाज है जो इन लोग असेंबली में भी उठाते हैं, हर सभा में उठाते हैं और हर जगह न्याय और इंसाफ की बात करते हैं। तो लोगों में उत्साह है और लोगों में ये उम्मीद है कि अगर कोई पार्टी है जो हमारा विकास कर सकती है आने वाले दिनों में तो है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। और ये मैं नहीं कहता हूं, मैंने देखा है, लोगों ने कहा है, लोगों ने देखा है कि किस तरह से पूना में, किस तरह से शोलापुर में, किस तरह से हम लोग रास्ते में जब जा रहे थे जो पब्लिक का जमावड़ा था, ये लोगों ने देखा है कि किस तरह से लोग मजलिस की जमात की मोहब्बत में मिलने आ रहे हैं। बस लोगों की यदि बात करें तो जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, क्या आपको लगता है कि अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है और बहुत पहले से ज्यादा टफ हो गया है? अब जिम्मेदारी तो उस दिन से आ गई है मेरे सर में जिस दिन से मैं एमएलए बना था, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे जो सदर साहब हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हर पल हर मिनट मुझे मदद करते हैं, एडवाइस देते हैं, मेरे साथ है और पूरी जमात हमारे साथ है। तो एक हिम्मत भी है कि नहीं, इंशाअल्लाह कुछ करना है। और मैंने सोचा ही था पहले भी, और अल्लाह ने मुझे बनाया, एक नियत है कि मुझे कुछ ऐसा करना है लोगों के लिए जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। मुझे ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा विकास,
ऐसा कुछ लोगों के लिए करना है जिनको मुझसे उम्मीद है, भरोसा है कि आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ियां इस चीज को याद करें, तब मुझे लगेगा हाँ मैंने कुछ काम किया। हाँ वाकई में जवाबदारी बड़ी है और मैं उसको बखूबी निभाने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। इसके अलावा आरक्षण की जो बात हाल ही में चल रही है उस पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे साथ इश्तियाक जागीरदार भी मौजूद है। जो दौरा हुआ था, पुणे की बात करें, शोलापुर की बात करें, गुलबर्गा की बात करें, तो वहां पर जो है उसका क्रेडिट यदि जाता है तो वो इश्तियाक जागीरदार को हम जरूर दे सकते हैं। इश्तियाक जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह का दौरा हुआ और जो रिस्पॉन्स MIM को मिला, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले वहाँ की आवाम एडवोकेट वारिस पठान साहब को देखने के लिए तरस रही थी और वहाँ की आवाम की डिमांड्स थी कि एक बार एडवोकेट वारिस पठान जो MLA है मुंबई के, वो वहाँ पर आना जरूरी है। और पूरे महाराष्ट्र के आवाम की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि उनको लाने के लिए, मगर फिर भी उनको जैसा समय मिल रहा है वो समय निकाल कर आ रहे। अभी हम लोग पूना था, पूना से इधर रायगढ़ जिला है, फिर पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर काफी जिला औरंगाबाद है, सांगली है, सातारा है, वहां से भी लोगों के डिमांड्स आ रहे कि भाई एडवोकेट वारिस पठान साहब को वहां पे लाना जरूरी है। वहां की आवाम चाहती है कि महाराष्ट्र के अंदर जहां भी जैसा समय मिले, फिर भी वारिस पठान साहब जैसा समय मिल रहा है वैसा समय देकर वहां पर पहुंचना, लोगों के दिलों को जीतना। और वहां की आवाम जो सड़कों पर फूल बिछाई थी, जो उन्होंने जो इंतजाम किए थे, रोड के एक्सप्रेस, जैसा ही मुंबई से पूना के एक्सप्रेस पे पूरा एक्सप्रेस में फूलों के बोचार लोग फेंकना शुरू कर दिया, उनको सत्कार करना शुरू किया, सम्मान करना शुरू किए। फिर वहां से पूना से जब हम शोलापुर गए, कुरुवाड़ी है वहां पे, फिर उसके बाद हम लोग आगे गए तो मोहल है, मोहल के आगे शोलापुर है, फिर शोलापुर से आगे अक्कलकोट है, अक्कलकोट के आगे आलंद है, आलंद के आगे गुलबर्गा है। इस तरह से जाते समय और आते समय भी लोगों ने डिमांड रखा कि अगर आप आ रहे हैं तो बिदर लेकर आओ, बिदर से आते आते आप जो नंदरुक लेकर आओ, नंदरुक से आते आते आप अगर हो सके तो कोल्हापुर भी लेकर आओ। मगर समय के वक्त में जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो सदर है हमारे बैरिस्टर असुद्दीन साहब, जहां जहां जाने बोले वहां तक ही जाएंगे, उसके बाद जैसा समय मिलेगा हम लोग और वहां पर जाएंगे। मगर मुंबई से समय निकालकर इतना बड़ा कारवां यहाँ से मुंबई से वहां पर लेकर जाना और गांव गांव फिरना, लोगों के तालुका में फिरना, शहर शहर फिरना, इतना समय निकालना और इतनी जनसभा वहां पर हुई कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और लोग देखने के लिए तरस रहे थे कि मुंबई के शेर महाराष्ट्र जिनको लकब दिया गया महाराष्ट्र के अंदर, कि वो यहाँ पर कर्नाटक में भी कदम उनके पड़ गए और गांव के लोग उनसे आए, मुलाकात किया। और हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे मुंबई के MLA का इतना सत्कार सम्मान वहां पर हुआ और उन्हें इतना लोग चाहते हैं, उनको बुलाया गया और MIM का एक परचम वहां पर भी लहराया गया। इसके अलावा यदि वारिस पठान जी की बात करें तो क्या आपको लगता है कि अब वारिस पठान एक नया चेहरा है माइनॉरिटीज के लिए, एक उभरते हुए नेता है, एक लीडर है जिनको जो है ये जिम्मेदारी दी जा सकती है और लोग भी उन्हें पसंद कर रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र में तो एक ही चेहरा दिख रहा है अभी, वारिस पठान साहब। बाकी कहीं देखो कोई आगे आ नहीं रहा है। आज कितने MLA कोई उनको जानता नहीं, कितने MLA उनके पास समय नहीं लोगों के लिए देख सके। अभी मुंबई के अंदर देखो एक बिल्डिंग के अंदर BMC ने हथौड़ा मारा, कोई नहीं, सब सोया, कितनी रात का समय है, लेकिन उन्होंने फौरन बिल्डिंग में जाकर BMC अधिकारी को फोन लगा, हजारों लोग वहां पर खड़े थे, उनको कहा कि मैं, इतने लोग खुश होकर उनके चेहरे देखेंगे तो आप बोले एक वही वाइट MLA जो आके हमारे लिए खड़े। तो ये बहुत बड़ी खुशनसीब है कि हमारे आवाज के लिए कभी भी वो खड़े, आवाम की आवाज के लिए कभी भी खड़े। तो लोगों के काम आएंगे तो ही लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। आज यहाँ काफी लोग है लेकिन लोगों के समय पे वक्त पे कोई आता नहीं। लेकिन वारिस पठान साहब एक ऐसा नाम होगा, शेर महाराष्ट्र लकब इसलिए दिया गया कि जब भी उनको कॉल करो वो समय पर पहुंच जाते हैं, ना वो गांव देखते, ना रात देखते, ना दिन देखते, लोगों के हेल्प के लिए, मदद के लिए वो खड़े। तो ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। जी बिल्कुल, माइनॉरिटी के लीडर की यदि बात की जाए तो एक नया चेहरा आप लोगों को मिल गया और जो उम्मीद लोगों ने लगाई थी कि हमारी आवाज बुलंद करने वाला कोई नहीं है, तो अब उन्हें ये आवाज मिल गया है। हम फिर एक बार वारिस पठान जी के पास जाएंगे और ये जानेंगे कि जो आरक्षण को लेकर, जिस तरह से मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो बातें चल रही है, वारिस पठान जी क्या कहना चाहेंगे? वारिस जी, 5% आरक्षण की बात चल रही है मुसलमानों की, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस की सरकार और राष्ट्रवादी की जब सरकार 15 साल तक थी, उन्होंने आरक्षण नहीं दिया, जबकि 3 कमेटी के रिपोर्ट थे, महमूदुर रहमान कमेटी, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी, और तीनों कमेटी ने पूरे महाराष्ट्र भर का दौरा किया था और ये रिपोर्ट पेश किया था कि महाराष्ट्र का जो मुस्लिम है वो एक पिछड़ा वर्ग है, तो उसको एजुकेशन में और जॉब में आरक्षण मिलना चाहिए। 11% पॉपुलेशन है तो हमको 5% एजुकेशन में आरक्षण और 15% जॉब में आरक्षण। कांग्रेस की हालत खराब थी चुनाव के पहले 2014 असेंबली के, तो जाते जाते उन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया पब्लिक को खुश करने के लिए, मुस्लिम तबके को, मगर कोई बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया। बिल इंट्रोड्यूस करते, बिल पास होता तो एक लॉ बनता मजबूत। जब मैटर हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने यह कहा कि जॉब पे आरक्षण नहीं दे सकते, मगर
एजुकेशन पे 5% आरक्षण देना चाहिए, ऐसा उन्होंने रिकमेंडेशन किया। अब मराठाओं का 16% था, खारिज कर दिया था पूरा के पूरा, मगर फिर भी इस सरकार ने उनको 16% आरक्षण के लिए हामी भरी है कि देंगे। जब हाई कोर्ट बोलता है कि मुसलमानों को 5% आरक्षण देना चाहिए, तो ये सरकार क्यों नहीं देती है? अब देखिए साहब, हुआ ये सलामत भाई कि बीजेपी और कांग्रेस और राष्ट्रवादी, ये दोनों की पॉलिटिकल लड़ाई में आज जो फंस गया है वो मुसलमान है, जो बेकसूर है। कमेटी के रिकमेंडेशन से आरक्षण दो, 5% आरक्षण मिलना चाहिए, वो नहीं दे रहे हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं ये दोनों की साजिश का जो अल्टीमेट शिकार बना है वो मुसलमान तबका है। पूरे हर इंसान को देखो, वारिस पठान आरक्षण अपने बेटे के लिए नहीं मांगता, वारिस पठान उन बच्चों के लिए आरक्षण मांगता है कि जिनके माँ बाप का ये अरमान है कि मेरा बच्चा भी IAS IAFS ऑफिसर बने। ये क्लासिक केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है कि बीजेपी मराठा को दे रही है, 2 मराठा को, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, 16% नहीं, ज्यादा आरक्षण दो, जिसको आपको आरक्षण देना है दो, मगर मुसलमानों को क्यों नहीं? हमको भी मिलना चाहिए। जी, मुसलमानों की यदि बात करें तो ऑपोजिशन की जहां तक बात निकली है, तो ऑपोजिशन वालों का यह भी कहना है कि अगर भारत की बात करें तो सेकंड मेजर अगर कोई कास्ट है, कोई रिलीजन है, तो वो मुस्लिम है। तो उनका ये कहना है कि उन्हें आरक्षण सबसे पहली बात तो मांगना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज उनका ये भी कहना है कि आरक्षण के नाम पर वक्फ बोर्ड बनाई गई है या इस तरह की जो चीजें बनाई गई है, मुसलमान उसे नहीं संभाल पा रहे हैं। तो अगर उन्हें आरक्षण दिया भी जाता है तो वो लोग नहीं संभाल पाएंगे। और जहां तक एजुकेशन की बात की जाए तो उनका ये भी कहना है कि कई माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को तालीम ही नहीं देना चाहते। तो आखिर नेता लोग क्यों उनकी मांग को जो है वो आगे लेकर जाते हैं और आरक्षण जैसा मुद्दा बनाते हैं? देखिए, कभी भी हमने आरक्षण के मुद्दे पे ये नहीं कहा कि आप रिलीजन की बेसिस पे आरक्षण दीजिए, नहीं दे सकते। सोशियली एजुकेशनली बैकवर्ड जो तबका है, आरक्षण उस बेसिस पे मिलना चाहिए। और जो कमेटी का रिकमेंडेशंस भी है वो भी यही है कि महाराष्ट्र का जो मुसलमान है वो सोशियली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, इसलिए उनको आरक्षण दिया जाए। पब्लिक को तो पहले ये समझना होगा कि आरक्षण किस बुनियाद पे माना जा रहा है। तो जब सब लोग कहते, अभी आप कुंटू कमेटी का रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें कहा हाईएस्ट ड्रॉप आउट इज अमंग द मुस्लिम, दलितों से भी ज्यादा अगर जो ड्रॉप आउट है वो मुसलमान में है। 2% ग्रेजुएट नहीं है हमारे पास, 11 बरस के जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं स्कूल से, इकोनॉमी वाइज पैसा नहीं है। आज मैक्सिमम मुसलमान का जो तबका है वो सिर्फ 1 रूम के अंदर रह रहा है, हाइजेनिक फैसिलिटी नहीं है। जो मुसलमान के मोहल्ले हैं वहां पर स्कूलें कम है, पुलिस चौकियां ज्यादा है, ये सब कुछ सबके सामने है। तो अगर एक पिछड़ा वर्ग है, और जैसा कि मैं आपको बोलता चलूं सलामत भाई, 4 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी केरला में थे, वहां उन्होंने बयान दिया कि मुसलमान को एम्पावरमेंट, डोंट यूज देम एज अ वोक बैट, एम्पावर। तो आप कैसा एम्पावरमेंट देंगे जब आप बोलते हो सबका साथ सबका विकास? तो कैसा विकास होगा? आप मराठाओं को दो, साथ साथ मुसलमानों को भी आरक्षण दो, तभी तो एम्पावर होंगे, तभी तो पावर में आएंगे। अरे अगर महाराष्ट्र को आपको मजबूत करना है, महाराष्ट्र को मजबूत करना है, तो मुसलमान जो है वो इस झाड़ की जड़ मजबूत होगा तो वाकई में पेड़ मजबूत होगा और अच्छा फल आएगा। मगर आप जड़ की सोच ही नहीं रहे हो, इसलिए हमारा सरकार से ये मुतालबा है। और 4-5 असेंबली के सेशन हो गए, हर सेशन में हमने ये आरक्षण का मुद्दा उठाया, सरकार को कहा कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको आप इम्प्लीमेंट करिए, मगर सर नहीं किया। हमने हमारी हर सभा में आरक्षण का मुद्दा उठाया कि हम मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए एजुकेशन पे 5% जो है, मगर नहीं दिया। सारे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स को हम लोगों ने लेटर लिखे है कि हमको आरक्षण दो, पर नहीं मिला। हमने सीएम तक को लेटर लिखा है कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, 5% जो हाईकोर्ट ने रिकमेंड किया वो आप दो। अब तक सरकार ने नहीं किया। तो हम तो पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं। MIM की तो भूमिका यही रही है कि जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और आरक्षण दिया जाए। इसके अलावा जाते जाते एक आखिरी सवाल संक्षेप में जानना चाहेंगे कि राज ठाकरे को लेकर जिस तरह का कमेंट आपकी ओर से आया था, क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह से पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर राज ठाकरे या उनकी पार्टी मन से जो कर रही है, वो किस तरह से आप उसे किस तरह से देखते हैं?
देखिए साहब, जब मुझे पूछा गया ये तो मैंने सिर्फ ये कहा था कि वह एक बुझा हुआ दिया है, उसको मीडिया इतना क्यों हाइप कर रही है, तो मीडिया ने उसको हाइप कर दिया, इसलिए मुझे नो कमेंट उसको बोला ही नहीं उसने। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वारिस पठान विधायक, जिन्होंने कई मुद्दों पर बात की और साथ ही साथ महाराष्ट्र दौरे के बारे में उन्होंने बताया और साथ ही ये भी बताया कि किस तरह से एमआईएम अपनी बुनियाद मजबूत कर रही है और इसके अलावा आरक्षण को लेकर भी एमआईएम का क्या रुख है वो भी उन्होंने बताया। कैमरा पर्सन साहिल खान के साथ सलामत अली, समय राष्ट्र न्यूज, मुंबई।